Hello friends, this is the fourth module of PT 365 International Relation. The topic is International Organization and Institution, and the first topic in this is in India elected non-permanent member of UN Security Council. So पहले हम ये पढ़ने से पहले कि इंडिया जो है इलेक्ट हुआ है नॉन परमानेंट मेंबर, उसमें क्या क्या न्यूज़ में कैसे इलेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर होते हैं, कौन कौन से नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और क्या वोटिंग होता है, कौन वोटिंग करता है, ये सब समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे आइए, ये जो चार्ट दिया हुआ है, सॉरी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उसमें 15 मेंबर्स होते हैं जनरली। 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो आपको पता होगा जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, यूएस, चाइना, यूके, रशिया एंड फ्रांस। ठीक है, उनके पास वीटो पावर होता है, मतलब वो किसी भी, जैसे अगर हम पूरी कंट्रीज ने मिलकर कोई रिजोल्यूशन रखा यूएन के सामने, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने, तो अगर इन 5 में से किसी ने भी अप्रूवल नहीं दिया उस रिजोल्यूशन को तो वो पास नहीं होगा। इन 5 की जो रिजोल्यूशन है, इन 5 का जो एसेंट है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को पास करने के लिए। ठीक है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास कोई भी वीटो पावर नहीं होता। ठीक है, जैसे कि और ये किस में डिवाइडेड है, 6 रीजनल, उसमें डिवाइडेड है, 6 रीजनल बेसिस पे डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका से चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए, यूके, ये तो वो हो गए। ठीक है, अफ्रीका से एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप। ओके, ईच ईयर जो है जनरल असेंबली इलेक्ट करती है नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, 5 नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट करती है और 1/3 जो है 1/3 जो मेंबर है वो एवरी ईयर जो रिटायर होते हैं। ठीक है, जो भी जनरल असेंबली में 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाते हैं बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ यूएन जनरल असेंबली। ठीक है, रिटायरिंग मेंबर जो है वो इमीडिएट टर्म के लिए, री इलेक्शन के लिए अपॉइंटेड नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे 2 ईयर एक्सपायर हुआ किसी भी, जैसे इंडिया जो है 2 साल के लिए इलेक्ट हुआ है, तो इंडिया का 2 साल जो टर्म एक्सपायर हुआ उसके बाद वो फिर 2 साल के लिए नहीं हो सकता है इमीडिएट टर्म के लिए, तो नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन। इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट से होता है, कोई भी नॉमिनेशन नहीं होता। ठीक है, एंड द 10 नॉन परमानेंट सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रीजनल बेसिस। देखिए यहाँ पे 5 फ्रॉम अफ्रीकन एंड आसियान स्टेट, 1 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट, 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिकन स्टेट एंड 2 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आई होप आई हैव क्लियर द फॉलोइंग थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है। वो कौन कौन से मेंबर्स हैं, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि रीजनल बेसिस से होते हैं। 10 नॉन परमानेंट जो कौन इलेक्ट करता है नॉन परमानेंट मेंबर को, यूएन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। कब कितने मेंबर्स को, 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को हर 2 साल में इलेक्ट करती है 2/3 मेजॉरिटी से। ठीक है, इनका जो मेंबर जो होते हैं वो नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन और सीक्रेट बैलेट से होता है और नॉमिनेशन कोई भी नहीं होता। नाउ लेट्स कम टू द मोर इन न्यूज़। इंडिया जो है एक सिर्फ एक ही कैंडिडेट है जो एशिया पैसिफिक रीजन से, जिसने अभी तक में 184 वोट्स आउट ऑफ 192 बैलेट जो भी कास्ट किए गए थे, वोटिंग कास्ट किए गए थे, उसमें से 184 वोट्स जीत के एज अ नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, जो कि कब शुरू हो रहा है, 1 जनवरी 2021 में शुरू हो रहा है। ठीक है, इंडिया जो है ये 8th टर्म है इंडिया का एज ए नॉन परमानेंट मेंबर जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। पहले भी वो बहुत बार बन चुका है। ठीक है, अलॉन्ग विद इंडिया कौन कौन और नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुए हैं, एज इन आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे ऑल्सो वन द सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया जो है एक 5 प्रायोरिटीज गाइड किया गया है, जिसका थीम है क्या, नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम। आप आजकल जनरली ये नॉर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टेस्ट सीरीज में आप देखते हैं कि जनरली पूछ लेता है नॉर्म्स किससे रिलेटेड है, तो इंडिया ने किया है कहाँ पे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। ठीक है, फिर आते हैं 5S अप्रोच भी जो है इंडिया ने परस्यू किया है, जिसका 5S अप्रोच क्या है, सम्मान, मतलब
मतलब रिस्पेक्ट, संवाद मतलब डायलॉग, सहयोग मतलब कोऑपरेशन, शांति मतलब पीस एंड समृद्धि मतलब प्रोस्पेरिटी। इंडिया जो है वो बहुत सारी कमिटीज़ भी चेयर कर रहा है टेररिज्म की, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आती हैं। जैसे कि पहली कमिटी है काउंटर टेररिज्म कमिटी। ये 9/11 जब अटैक हुआ था यूएसए में, तब उसके बाद बनी थी। ये क्या करती है, हर यूएन मेंबर स्टेट को एबिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो टेररिस्ट अटैक्स जो हो रहे हैं, टेररिस्ट एक्ट हो रहे हैं, वो प्रिवेंट करे विद इन बॉर्डर्स और अक्रॉस रीजन, हर रीजन में भी प्रिवेंट करे। फिर आती है तालिबान सैंक्शन कमिटी, 1988 सैंक्शन कमिटी। इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1988 सैंक्शन कमिटी इज रिलेटेड टू विच ऑप्शन विच रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए कि 1988 सैंक्शन कमिटी कौन सी है। तालिबान सैंक्शन कमिटी है। जो कमिटी क्या करती है, डेजिग्नेट करती है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं, एंटिटीज़ है, जो भी टेररिज्म को तालिबान को प्रमोट कर रहे हैं, तालिबान को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आर्म्स दे रहे हैं, एमिनेशंस दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एंटिटीज़ जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, उनमें ये तालिबान सैंक्शन कमिटी के अंदर लिस्ट हो किए जाते हैं और उनके लिए फिर एसेट फ्रीज किया जाता है। जो भी कंट्री कोई भी एसेट नहीं दिया जाएगा, उनमें ट्रैवल बैन भी लगाया जाता है कि आप यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल नहीं कर सकते। आर्म्स एम्बार्गो भी किया जाता है। तो दीज आर द सम थिंग्स जो कि उनके अगेंस्ट की जाती है। फिर आता है लीबिया सैंक्शन कमिटी। लीबिया सैंक्शन कमिटी अंडर द कमिटी, इसमें क्या होता है, सारे मेंबर स्टेट जो हैं वो जो है उनको प्रिवेंट करता है कि आप कोई भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो भी ये सब चीज़ें हैं वो किसको फंड्स वगैरह हैं वो आप लीबिया को नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। और ये क्या करता है, लीबिया को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ठीक है। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिविजुअल्स को इसके अंदर लिस्ट कर लेता है, ठीक है। फिर आती है अदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कमिटी जो है 1267, जो कि 1999 में इस्टेब्लिश की गई थी। रिजोल्यूशन 1267 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो कि लिमिटेड एयर एम्बार्गो, एसेट फ्रीज करता है तालिबान का, तो ठीक है। तो दिस आर द रिलेटेड कमिटीज ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यू जस्ट रिमेंबर दैट 1988 कमिटी इज रिलेटेड टू तालिबान कमिटी and UN Security Council Committee 1267 is also related to Taliban. Okay, now come to non-alignment movement. non-aligned movement आपको पता होगा, नाम इंडिया ने फॉलो किया था जब कोल्ड वॉर चल रहा था। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम से इंडिया ने ये फॉर्म किया था, जिसमें इंडिपेंडेंट स्टेट, या तो आप कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट मतलब कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ना ज्वाइन करके आप एक अपना खुद का इंडिपेंडेंट नाम के अंदर आ जाइए, जिसमें आपको दोनों कंट्रीज को फॉलो ना करना पड़े, ठीक है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अभी ऑनलाइन समिट किया है, इसका वर्चुअली समिट हुआ है नाम का, ड्यू टू कोविड-19 के कारण। तो इसमें थीम क्या है, यूनाइटेड अगेंस्ट द कोविड-19, ठीक है। उसमें उन्होंने एम क्या किया है कि प्रमोट करना है हमको इंटरनेशनल सॉलिडारिटी टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक। अभी किसने होस्ट किया है, अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नाम को होस्ट किया है। नाम लीडर ने टास्क फोर्स भी एक क्रिएट किया है कि आप एक कॉमन डेटाबेस बनाओ, जिसमें बहुत सारी मेडिकल, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन नीड्स जो है कोविड-19 को फाइट करने के लिए, वो सब उसके अंदर एक डेटाबेस बना के उसके अंदर रखा जाए, जिसके कारण लोगों को यूज़फुल हो, ठीक है। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो कब फॉर्म हुआ था, मैंने बताया था आपको, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर फॉर्म हुआ था, ठीक है। जहाँ पे आप ना तो यूनाइटेड स्टेट को ज्वाइन करें, ना ही सोवियत यूनियन को, आप सिर्फ इंडिपेंडेंट रिमेन रहे और न्यूट्रल रहे। ये कब ओरिजिन हुआ था, एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस, जो कि बडोंग में हेल्ड हुआ था इंडोनेशिया में 1955। इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो हुआ था बेलग्रेड में, वो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसके अंदर लीडरशिप कौन कौन से थे, इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घाना एंड इंडोनेशिया। पॉलिसी जो है, इसकी पॉलिसी, नाम की पॉलिसी जो है 5 पंचशील प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। 5 पंचशील प्रिंसिपल कौन कौन से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट हो, दोनों इक्वल रहें, ठीक है। लड़ाई झगड़ा ना करें, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवेरेनिटी रहे, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, ठीक है, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, ठीक है। अपनी अपनी कंट्रीज में अफेयर, इंटरनल अफेयर्स में रहे, ना दूसरी कंट्रीज में इंटरनल अफेयर ना करे, ठीक है। तो इसमें जो है 120 मेंबर्स हैं, ठीक है, और 17 कंट्रीज और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑब्जर्वर्स हैं नाम के। दीज आर द कंट्रीज अंडर नाम। सो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन कौन सी हैं और मेंबर कंट्रीज, तो जो ये डार्क ब्लू कलर है वो जो है वो मेंबर कंट्रीज हैं, एंड स्काई ब्लू कलर में जो भी है वो है ऑब्जर्वर कंट्रीज, ओके।
So these are the countries. So now let's come to BIMSTEC. BIMSTEC Bay of Bengal Initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation. BIMSTEC जो है सेक्रेटेरिएट, BIMSTEC का जो सेक्रेटेरिएट है अभी फर्स्ट टाइम उसने BIMSTEC चार्टर फाइनलाइज किया है 25 ईयर उसके 23 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। अभी तक वो क्या फॉलो करते थे, बैंकॉक डिक्लेरेशन फॉलो करते थे, जो कि जब वो बना था वो डिक्लेरेशन फॉलो करते थे। तो अभी तक उनके पास कोई चार्टर नहीं था, कोई रोल नहीं था कि आपको क्या क्या परफॉर्म करना है, बट उन्होंने अभी 23 ईयर्स के बाद बिम्स्टेक चार्टर बनाया है, जो कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए बहुत ज़रूरी था। तो मोर इन न्यूज़ क्यों है, चार्टर जो है साइन कब किया गया था, 5th समिट में, जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाला था श्रीलंका में। बट चार्टर इज एक्सपेक्टेड, चार्टर क्या डिफाइन करेगा, लॉन्ग टर्म विजन्स, प्रायोरिटीज़ डिफाइन करेगा, सबके रोल्स डिलीनेट करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएगा क्या क्या करना है, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिफाइन करेगा। जब तक अब यहाँ पे देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ डेडिकेटेड चार्टर जो है बिम्स्टेक क्या फॉलो करता था, बैंकॉक डिक्लेरेशन फॉलो करता था, जो कि नॉट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था और चेंजिंग वर्ल्ड सिचुएशन के हिसाब से सही ना था। वो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जो था 1997 में, उसके हिसाब से वो फॉलो कर रहे थे। बट अभी बहुत सारी जियो पॉलिटिकल चीज़ें चेंज हो गई हैं, जिसके कारण बहुत ज़रूरी हो गया था कि हम चार्टर बनाएं और चार्टर में रोल्स सबके डिफाइन करें, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू बिम्स्टेक। व्हाट इज बिम्स्टेक? बिम्स्टेक जो है वो 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था और बिस्टेक नाम था उसका, ठीक है। बिस्टेक में 4 कंट्रीज जो थी उन्होंने इस्टेब्लिश किया था इसको, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। उसके बाद 2004 में बहुत सारी 3 कंट्रीज और ज्वाइन की, जो कि म्यांमार, नेपाल, भूटान थी, उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। फर्स्ट समिट इसका बैंकॉक में हुआ था, जिसका वो अभी तक फॉलो करती थी। इसका सेक्रेटेरिएट ढाका में लोकेटेड है, ठीक है। और ये जो है 1.5 बिलियन का जो है रीजन को डिनोट करता है, और 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और जीडीपी कितना है 2.8 ट्रिलियन, ठीक है। अब बिम्स्टेक की जो कंट्रीज होती हैं आप यहाँ पे देखिए, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं सारी हैं, ठीक है, एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो इंडिया एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड चाइना, तो इंडिया, नेपाल, भूटान। तो बिम्स्टेक से याद रखिए, तो बी फॉर बांग्लादेश एंड भूटान, फिर आई फॉर इंडिया, फिर एम फॉर म्यांमार, और एस फॉर श्रीलंका, T for Thailand, and you just replace this, and you just learn it. Nepal is also a member country of BIMSTEC, ठीक है। तो BIMSTEC की ये मेंबर कंट्रीज है। BIMSTEC जो है फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्या है BIMSTEC का, कि आप सबकी सोवेरेनिटी, सबका जो इक्वालिटी है वो सबका एक्सेप्ट करो, ठीक है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहनी चाहिए, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस रहना चाहिए, इंटरफेयर मत करो इंटरनल अफेयर्स में, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल बेनिफिट, जो कि हमारा पंचशील का भी प्रिंसिपल्स हैं, 5 प्रिंसिपल्स, ठीक है। वही बिम्स्टेक के भी प्रिंसिपल्स हैं। एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है, बिम्स्टेक जो है 14 प्रायोरिटी एरियाज आइडेंटिफाई करता है, और हर कंट्रीज अपना अपना एरिया चूज कर लिया है। जैसे कि इंडिया जो है वो किस में लीड कर रहा है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, ठीक है। तो इन सब में इंडिया डील कर रहा है। सो यू जस्ट लर्न इट कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम में इंडिया जो है लीड कर रहा है, ओके। तो दिस इज कॉल्ड बिम्स्टेक। नाउ लेट्स कम टू ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसके जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, हर साल ही इसका समिट होता है। तो ब्रिक्स का 2020 जो समिट हुआ है वो वर्चुअली हेल्ड हुआ है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया। कौन चेयर किया इस बार के ब्रिक्स के समिट को? रशिया की चेयरमैनशिप थी, और उन्होंने मोटो क्या अडॉप्ट किया, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। तो अबाउट ब्रिक्स जो है 2001 में बना, जो कि ब्रिक था, जिसको एक्रोनिम किसने दिया गया था, गोल्डमैन सैच्स जो थे वो उन्होंने इसका ब्रिक को एक्रोनिम दिया था। ब्रिक मतलब बी मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया एंड सी मतलब चाइना, जो कि 2010 में उसके बाद तो साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ, 2010 में ऐड हुआ, ठीक है। तो ब्रिक्स का जो ग्रुपिंग है वो जनरली इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, ठीक है। इकोनॉमिक, पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट के लिए ग्रुपिंग है ये, तो ये ज़्यादा इकोनॉमिक। और यो तो हमने अभी पढ़ा था बिम्स्टेक जो है वो जनरली इकोनॉमी से उतना रिलेटेड नहीं था, वो पंचशील के बहुत सारी चीज़ें फॉलो करता था। बट ब्रिक्स जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। इन सब चीज़ों से पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिटी, तो सारी चीज़ें जो है ये ब्रिक्स के अंदर आती हैं। अचीवमेंट्स जो है ब्रिक्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो है उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया,
जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कब बना था, 6th ब्रिक्स समिट में बना था ब्राज़ील में, जो कि कहाँ पे हुआ था, फोर्ट ज़ेला में हुआ था। ठीक है, याद रख लीजिए, फोर्ट ज़ेला समिट हुआ था ब्राज़ील में, 6th ब्रिक्स समिट, जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था। ठीक है, ऑन लाइन्स ऑफ एशिया डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। ओके, चाइना जो है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जो कि उसके बाद कौन फॉलो करता है, इंडिया। तो चाइना इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर एंड देन फॉलोड बाय इंडिया। तो बैंक जो है अभी ये जो बैंक है ये अदर कंट्रीज़ भी इंक्लूड करता है, ना कि केवल सिर्फ ब्रिक्स कंट्री ही इसके अंदर आएंगे। तो ये क्वेश्चन जनरली आ सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर अदर कंट्रीज़ भी इंक्लूड होती हैं या नहीं होती हैं। तो येस होती हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ अभी उन्होंने ये किया है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, द बैंक इज करेंटली प्रिपेयरिंग टू एक्सेप्ट न्यू मेंबर्स मोस्टली लाइक उरुग्वे, यूएई एंड फिलीपींस, दस एक्सपैंडिंग द ग्लोबल फुटप्रिंट। ठीक है, बैंक जो है वो रिजर्व किया है, अभी ये बैंक जो है रिजर्व $10 बिलियन टू कॉम्बैट द पेंडेमिक, कोविड-19 जो पेंडेमिक हुआ है। 62 लार्ज प्रोजेक्ट्स जो कि ब्रिक्स के इस बैंक के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। और इंडिया जो है वो मेन कंट्री है ब्रिक्स की और लार्जेस्ट बेनिफिशियरी और है लोन्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक में। ठीक है, तो इंडिया जो है लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है एनडीबी लोन्स की। तो दिस इज कॉल्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक। नाउ लेट्स कम टू सेटिंग ऑफ कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट इसलिए है कि फाइनेंशियल सपोर्ट दो, जो भी कंट्रीज जो है अब क्राइसिस फेस कर रही हैं या जो भी फेस कर रही हैं। तो कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट जो अरेंजमेंट भी है वो ब्रिक्स में ही बनाया गया था, फोर्ट ज़िला समिट में, जब 6 समिट हुआ था, जब एनडीबी बना था तभी। ठीक है, फिर ऊफा डिक्लेरेशन हुआ था 7th समिट में 2015 में। वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी डिसीज़ को, इन्फेक्शियस डिसीज़ को स्प्रेड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें वो की थी। तो उन्होंने एक सेटअप किया था ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जो कि उन्होंने बोला था कि हम 10th समिट 2018 में एंडोर्स करेंगे। ठीक है, फिर ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड फ्रेमवर्क प्रोग्राम, जो कि 2015 में पॉइंटर किया गया था। ये क्या करेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो रिसर्चर्स हैं उनको हेल्प करेगा और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड चीज़ें हैं उनको एक्सचेंज करेगा, जो कि कोविड-19 में हमको काम आ सके। फिर आता है एक्सपैंडिंग ट्रेड। ओवर द पास्ट 5 ईयर्स इंट्रा ब्रिक्स एक्सपोर्ट जो है 45% बढ़ा है और शेयर ऑफ इंट्रा ब्रिक्स एक्सपोर्ट इन टोटल ब्रिक्स इंटरनेशनल इंक्रीज फ्रॉम 7.7% टू 10%। ओके, देन अदर एरियाज कौन कौन से, ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स, जो कि सेटअप किया है गया है कि सारे जो सेंट्रल बैंक हैं कंट्रीज़ के और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ऑन नेशनल पेमेंट सिस्टम जो है वो कोऑपरेट करें। फिर आता है ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल, जो कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें ऑन साइबर सिक्योरिटी अमंग द सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रिक्स। आई होप आई हैव क्लियर द ब्रिक्स टॉपिक एंड ये सब आपको मेंस में ज़रूर काम आ सकता है कि कितना % वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना ये है, जनरली पूछते हैं कि ब्रिक्स के अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। तो आप इन सबको बहुत अच्छे से मेंस के लिए भी पढ़ लीजिए। नाउ लेट्स कम टू रिसेंट रिलेटेड न्यूज़। रिसेंटली फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक ट्रेड इश्यूज़ जो है अभी हुआ है। तो मीटिंग जो है वो कौन चेयर कर रहा है, इंडिया चेयर कर रही है। ठीक है, इसका थीम क्या है, ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये इट प्रेजेंटेड द कैलेंडर। ये क्या प्रेजेंट करेगा, कैलेंडर प्रेजेंट करेगा ब्रिक्स के इवेंट्स की, जो कि प्रायोरिटी एरियाज MSME सेक्टर्स के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए हेल्प करे। और ये ठीक है, द deliverables proposed in the meeting are action plan based on the document strategy for BRICS economic partnership 2025 adopted during the Russian presidency, BRICS cooperation in multilateral trading system, ठीक है, framework for consumer protection e-commerce, non-tariff measures, resolution mechanism and sanitary and phytosanitary working, cooperation framework on protection of genetic resources and traditional knowledge and cooperation on professional services। तो this is the end of BRICS and summit जो है virtually held हुआ है। ब्रिक्स की कौन कौन सी कंट्रीज हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट अरेंजमेंट। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट इन ब्रिक्स।
ओके, नाउ लेट्स कम टू 17th आसियान इंडिया समिट। 17th आसियान इंडिया समिट जो है वो वर्चुअली हेल्ड हुआ है, वर्चुअली किया गया है। सबसे पहले हम आसियान समझ लेते हैं। आसियान जो है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, जिसमें कितनी कंट्रीज़ हैं, 10 कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया की। ठीक है, ये 10 कंट्रीज़ के अभी मैं नाम आपको बताती हूँ। इट प्रमोट्स इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन एंड जो कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, ये सब प्रमोट करेगा। इंडिया जो है स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो है आसियान का कब बना, 2012 में बना। इंडिया जो है आसियान का स्ट्रैटेजिक पार्टनर के बाद मिलने के बाद उसने अनाउंस किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि आसियान के साथ उसका रिलेशन और ज़्यादा बढ़ाती है। तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो आसियान और इंडिया का स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाया। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, कनेक्टिविटी बढ़ाई, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, फिजिकल, सारी चीज़ें कनेक्टिविटी बढ़ाई। इंडिया जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसियान के साथ साइन किया है, आसियान कंट्रीज़ के साथ। इंडिया जो है थर्ड डायलॉग पार्टनर है आसियान का। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम टू आसियान मेंबर कंट्रीज़। आसियान मेंबर कंट्रीज़ में 10 साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ आती हैं, जैसे कि म्यांमार हो गया, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस एंड ब्रुनेई। तो दीज आर द 10 कंट्रीज़ जो कि इसके अंदर आती हैं। नाउ की हाईलाइट्स ऑफ द समिट। इंडिया जो है अभी कंट्रीब्यूशन $1 मिलियन का कोविड-19 के कारण आसियान रिस्पॉन्स फंड में दिया गया है। इंडिया और आसियान ने आसियान इंडिया प्लान फॉर एक्शन 2021 to 25 अभी एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। ये क्या है, न्यू प्लान है। जो पहला प्लान था उसके ऊपर प्रीवियस जो प्लान थे उसमें जो अचीवमेंट्स आई, उसके बाद ये न्यू प्लान अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, ये जो है बहुत सारे फील्ड्स में डायरेक्शन में इंक्लूडेड इनका इंगेजमेंट होगा। पॉलिटिकल कोऑपरेशन, मैरीटाइम कोऑपरेशन, ट्रांसनेशनल क्राइम, काउंटर टेररिज्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये आप एक बार रीड कर लीजिए। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस किस चीज़ों में कोऑपरेट कर रहे हैं, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आसियान की कितनी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इनकी कैपिटल्स क्या क्या हैं। ओके, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट आसियान इंडिया समिट। नाउ लेट्स कम टू रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड इंडिया। ठीक है, अभी RCEP से इंडिया जो है बाहर हो गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले RCEP में इंडिया था बट अब बाहर हो गया है। तो RCEP में कितने कंट्रीज़ रह गई हैं, 10 जो हैं आसियान की कंट्रीज़ हैं और 5 जो हैं वो और अदर कंट्रीज़ हैं। तो RCEP क्या है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, याद रखिएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। RCEP क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि 15 कंट्रीज़ को इंक्लूड करता है, 10 कंट्रीज़ ऑफ आसियान जो कि मैंने पहले बताया, एंड द 5 कंट्रीज़ अदर जो कि चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक है, 2.2 बिलियन पीपल हैं और 30% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट जो RCEP प्रपोज किया गया था वो 19th आसियान समिट में किया गया था। ठीक है, इंडिया जो था पार्ट था RCEP नेगोशिएशन का, बट 2019 में वो बाहर हो गया और अभी इंडिया को लेटर भी ज्वाइनिंग के लिए वो खुला है ऑप्शन, बट इंडिया ज्वाइन नहीं कर रहा है ड्यू टू सेवरल इफेक्ट लाइक डेयरी प्रोडक्ट और इन सब के कारण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया अलाउ नहीं कर रहा था, जिसके कारण इंडिया जो है बाहर हो गया इससे। तो दीज आर द कंट्रीज अंडर दिस। तो 10 आसियान कंट्रीज हैं और कौन सी 5 कंट्रीज हैं, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू UN ह्यूमन राइट काउंसिल। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी क्या है, पाकिस्तान जो है री इलेक्ट हुआ है UN ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए। इतना ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन होने के कारण भी पाकिस्तान को री इलेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले ह्यूमन राइट होता क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ह्यूमन राइट एक राइट होता है जो कि कोई स्टेट नहीं डिफाइन करता कि क्या राइट होता है और ना ही स्टेट देता है। ये जो है होता है हमारा इनहेरेंट राइट होता है। जब हम बॉर्न होते हैं तो हम उन राइट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि भले हम कहीं भी रह रहे हो, रिगार्डलेस आर नेशनैलिटी, सेक्स, एथनिक ओरिजिन, कलर, रिलीजन एट्सेट्रा, हम उस राइट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो दे रेंज फ्रॉम मेनी फंडामेंटल, जैसे राइट टू लाइफ हो गया, फूड हो गया, एजुकेशन हो गया, वर्क हो गया, ये सब लिबर्टी हो गया। दीज आर द राइट्स विच आर अवेलेबल टू पीपल फ्रॉम द बर्थ सिंस देयर बर्थ। ठीक है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट जो है अडॉप्ट किसने किया था, UN जनरल असेंबली ने 1948 में अडॉप्ट किया था, जो कि पहला लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि क्या सेट रिलीज करता है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट टू यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड। ठीक है, UNHDR जो है टुगेदर विद 2 कोवेनेंट्स हैं इसके, इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, जो कि इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट भी बोला जाता है। तो 4 की फीचर्स हैं ह्यूमन राइट के। सबसे पहले
यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप यूनिवर्सली अवेलेबल हो, हर पर्सन को अवेलेबल हो, किसी एक पर्सन को ऐसा नहीं है कि इंडिया में अवेलेबल है बाहर के कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है। तो यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, इनएलिएनेबल होना चाहिए, कोई उसको छीन नहीं सकता, वो सिर्फ राइट है जो पर्सन का तो पर्सन को मिलेगा ही। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए कि आप इस पर्सन को दूसरे पर्सन से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये इस कास्ट का इसलिए इसको मिल रहा है या इस उसका है तो मिल रहा है। इनडिविजिबल एंड इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, डिविजिबल नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ के लिए आपको राइट मिल रहा है किसी चीज़ के लिए नहीं मिल रहा है तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ ह्यूमन राइट। नाउ लेट्स कम टू द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। जो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है वो 2008 में इस्टेब्लिश की गई थी। किसने इस्टेब्लिश किया था? यूएन जनरल असेंबली ने इस्टेब्लिश किया था बाय रेजोल्यूशन 60/251। ठीक है, तो रेजोल्यूशन 60/251 किससे रिलेटेड है ये पूछ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से रिलेटेड है। ओके, ये जो है प्रिंसिपल बॉडी है, इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। ठीक है, जहाँ पे भी ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है उसके प्रोटेक्शन के लिए ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसने किसको रिप्लेस किया है? जो कि पहले यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट थी उसको रिप्लेस किया है। काउंसिल में जो है 47 मेंबर्स हैं, जो कि इलेक्ट कौन करेगा? यूएन जनरल असेंबली इलेक्ट करेगी। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, और किस सिंपल मेजोरिटी से इलेक्ट करेगी और सीक्रेट बैलेट से। ठीक है, मेंबर आर इलेक्टेड फॉर 3 ईयर्स टर्म विथ 1/3 जो मेंबर है एवरी ईयर जो है रिन्यू होते रहेंगे। ठीक है, यूएस जो है इसका मेंबर नहीं है, यूएस जो है ऑप्ट आउट कर लिया है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो काउंसिल के मेंबरशिप जो होंगे इक्विटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनका सीट्स का। ठीक है, सारे यूएन मेंबर जो है एलिजिबल है इसके मेंबर के लिए। ठीक है, इट होल्ड 3 रेगुलर सेशन पर ईयर ऑफ एटलीस्ट 10 वीक्स। ठीक है, इसका जो डिसीजन होता है, रेजोल्यूशन होता है, वो बाइंडिंग नहीं होता। ओके, यूएस जो है आप यहाँ पे देखिए, यूएस जो है अभी यूएनएचआरसी से बाहर हो गया है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल बायस एंड ऑल, तो यूएस जो है यूएनएचआरसी का मेंबर नहीं है। फिर आते हैं यूएन ऑफिस ऑफ हायर कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट। ये क्या है? एक डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के अंदर, जो कि क्या ह्यूमन राइट प्रमोट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द एंजॉयमेंट एंड फुल रियलाइजेशन बाय द पीपल ऑफ ऑल राइट्स एस्टेब्लिश इन द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो भी चार्टर यूनाइटेड नेशन के चार्टर में मेंशन है वो सारे राइट उसको रिकॉग्नाइज करेगा। इसका मैंडेट क्या है? ऑब्वियसली ह्यूमन राइट वायलेशन को प्रिवेंट करेगा, सिक्योर करेगा सारे ह्यूमन राइट्स को, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करेगा बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, जो भी यूनाइटेड नेशन के अंदर आती हैं तो उन सब कंट्रीज के बीच में ये वो करेगा, और एजेंसीज के बीच में भी कोऑपरेट करेगा। तो दिस इज कॉल्ड सो नाउ लेट्स कम टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अभी यूएस प्रेसिडेंट ने इकोनॉमिक सैंक्शन इशू किया है अगेंस्ट द जो भी ऑफिशियल्स हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, उनके अगेंस्ट कि जो है वो इन्वेस्टिगेट जो है यूएस फोर्सेस और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में जो भी वॉर क्राइम्स हैं उन्होंने किया है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे। इसके कारण यूएस प्रेसिडेंट ने सैंक्शन इशू किया है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट होता है, जो कि इन्वेस्टिगेट क्या करता है और प्रोसिक्यूट करता है जो भी इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने कमिट किया है क्राइम्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी एज अ होल, जो कि जैसे कि क्राइम हो गए जीनोसाइड से रिलेटेड, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स हो गए, एग्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो किस में इस्टेब्लिश किया गया था? रोम स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। जो कोर्ट जो है उसका जुरिडिक्शन कब उन क्राइम्स पे होगा जो क्राइम्स आफ्टर द जुलाई 1, 2002 के बाद होंगे, जो कि व्हेन रोम स्टैचू एंटर्ड इनटू फोर्स। 123 कंट्रीज जो है इसका पार्ट है। कंट्रीज जो कि पार्ट नहीं है, इंडिया एंड चाइना इज अ नॉट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो यू जस्ट रिमेंबर इट कि इंडिया जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का पार्ट नहीं है। ओके, इंडिया जो आईसीसी है वो कोई नेशनल लॉ को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बल्कि नेशनल लॉ जो भी है उन आप नेशनल लॉ बनाइए, बट उसको ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। केसेस जो हैं वो कहाँ से आ सकते हैं? पहला तो मेंबर कंट्री खुद जाके रेफर कर दे कि हमारा ये केस है, हमारी टेरिटरी में ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप हमारे उसका इन्वेस्टिगेशन करिए। फिर या तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेफर करे सिचुएशन, ठीक है, और कोई भी प्रोसिक्यूटर है वो कैन लॉन्च एन इन्वेस्टिगेशन इनटू अ मेंबर स्टेट ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव। ठीक है, खुद के इनिशिएटिव के द्वारा।
तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं आता, आप याद कर लीजिए, बट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है सिचुएशन को रेफर कर सकता है, ठीक है, ये रोम स्टैचू। नाउ कम टू द व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आईसीजे एंड आईसीसी। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो 1946 में स्टेब्लिश हुआ था और आईसीसी 2002 में। आईसीजे जो है वो ऑफिशियल कोर्ट है किसका, यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, और आईसीसी जो है वो यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल कोर्ट नहीं है, ये रोम स्टैचू द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, और बट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है केस रिफर कर सकती है, ठीक है। लोकेशन क्या है, हेग नीदरलैंड में लोकेटेड है, इसका भी हेग नीदरलैंड में लोकेटेड है। जुरिडिक्शन क्या है, ये सिर्फ मेंबर स्टेट्स को जो है मेंबर स्टेट्स को ही इंक्लूड करेगा, ये इंडिविजुअल्स को इंक्लूड नहीं करेगा। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सिर्फ मेंबर स्टेट ही आएंगे, नॉट इंडिविजुअल्स, बट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो है इंडिविजुअल्स आ सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स ही आएंगे। कौन टाइप्स के केसेस, कंटेंशंस बिटवीन द पार्टीज एंड एडवाइजरी ओपिनियंस, इसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स अगर किसी ने क्रिमिनल क्राइम किया है, ठीक है। कौन कौन से मैटर्स आ जाते हैं, सोवेरेनिटी, बाउंड्री डिस्प्यूट, ट्रेड, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा, दीज आर द ये इशूज आ सकते हैं। और इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, जीनोसाइड्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट एग्रेशन। तो ऑथराइजिंग लीगल मैकेनिज्म, स्टेट्स जो भी रेटिफाई करेंगे यूएन चार्टर, ये इसका पार्टी, इसके आईसीजे स्टैचू के पार्टी बन जाएंगे, और नॉन यूएन मेंबर्स जो हैं वो भी इसके स्टैचू के पार्टीज बन सकते हैं बाय रेटिफाइंग आईसीजे, ठीक है। ईच स्टेट जो है must provide consent to any contentious case by explicit agreement, declaration और treaty clause। रोम स्टैचू जो है इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। अपील जो है आईसीजे की वो कहीं पर लाई नहीं होती, ठीक है, ये जो होती है जनरली ये जो भी डिसीजन देते हैं वो बाइंडिंग होता है पार्टीज पे। अगर स्टेट्स जो हैं वो नहीं कंप्लाई कर पा रहे हैं, डिसीजन से नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो वो इशू ले जा सकते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। और जो आईसीसी होता है उसकी अपील जो लाई होती है, कहाँ पे लाई होती है, अपील चैम्बर में लाई होती है, जो कि आर्टिकल 80 ऑफ द रोम स्टैचू अलाउ करता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड आईसीजे एंड आईसीसी। तो आई होप आई हैव क्लियर द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, डिफरेंस पूछ सकता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू अनक्लॉज। सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, अनक्लॉज अभी क्या है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उन्होंने रूलिंग दिया है कि एनरिका लेक्सी केस में जिन्होंने दो फिशरमैन को किल किया था, ठीक है। एनरिका लेक्सी केस जो है वो ऑनगोइंग इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी है, जो कि क्या हुआ था कि 2 इंडियन फिशरमैन को शूट किया गया था वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में बाय 2 इटालियन मरीन्स, ठीक है। इन 2015 इटली जो है केस फाइल किया था अगेंस्ट इंडिया, डिटेनिंग ऑफ इट्स 2 मरीन्स, क्योंकि उनको ख़त्म कर दिया था, इसके कारण 2 फिशरमैन मर गए थे इंडिया के, जिसके कारण उनको भगा दिया गया था। एंड टुक द केस टू इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सीज एंड अंडर द अनक्लॉज, ठीक है। तो ITOS जो था वो कहाँ पे केस रेफर कर दिया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में रेफर कर दिया। तो सबसे पहले परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं यूएन क्लॉज एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो established by the Convention of Pacific Settlement on International Dispute, जो कि हेग में कंक्लूड किया गया था 1899 में, ठीक है। इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि बहुत सारे डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है रिगार्डिंग वेरियस डिस्प्यूट, जो भी स्टेट एंटिटीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सबसे रिलेटेड रहती है, वो इशूज़ को रिजॉल्व करता है। PCA जो है 3 पार्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, पैनल ऑफ इंडिपेंडेंट पोटेंशियल आर्बिट्रेटर्स है, और सेक्रेटेरिएट है नोन एज इंटरनेशनल ब्यूरो हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी हेग में है, ठीक है, नीदरलैंड में। इंडिया जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मेंबर है। तो इंडिया जो है ICJ का मेंबर है, PCA का मेंबर है, बट इंडिया जो है ICC का मेंबर नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू अनक्लॉज। यूनाइटेड नेशन क्लॉज जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जो कि 3rd यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ सीज में बनाया गया था, 1982 में अडॉप्ट किया था, और उसने रिप्लेस क्या किया था, क्वाड ट्रीटी 1958 कन्वेंशन ऑन हाई सीज को रिप्लेस किया था, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ द सीज कन्वेंशन और लॉ ऑफ द सी ट्रीटी। ये क्या करेगा, ये राइट्स डिफाइन करेगा, किसी भी हर कंट्रीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन करेगा रिगार्डिंग देयर वर्ल्ड ओशन, जो भी इनके सराउंडिंग वर्ल्ड ओशन है, जितने भी मरीन नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एनवायरमेंट है, तो उनके राइट्स और
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंट्रीज़ के नेशंस के डिफाइन करेगा। करंटली 167 कंट्रीज़ इसकी पार्टी है और यूरोपियन यूनियन भी है, ठीक है। इंडिया जो है साइन किया था कन्वेंशन 1982 में और रेटिफाइड इन 1995, ठीक है। और कन्वेंशन जो है वो 3 न्यू इंस्टीट्यूशन जो है क्रिएट करता है। यहाँ पे देखिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर अनक्लॉज किस में जा सकता है, तो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ऑन लॉ ऑफ सीज में जा सकता है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में जा सकता है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, एंड स्पेशल आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है अनक्लॉज के अंदर वो है उसमें जा सकता है। तो नाउ लेट्स कम टू थ्री न्यू इंस्टीट्यूशन जो कि इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहली है इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सीज, ठीक है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है अंडर द अनक्लॉज, ठीक है। ये डिस्प्यूट रिलेटिंग टू कन्वेंशन कौन कौन से होते हैं, लिविंग रिसोर्सेज हो गए, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मरीन कंसर्न्स, ठीक है, डिलिमिटेशन ऑफ मरीन जोन्स, नेविगेशन, कंजर्वेशन एंड दिस। ये जो है 21 इंडिपेंडेंट मेंबर्स से बना हुआ है। ये जो है हर स्टेट पार्टीज़ के लिए ओपन है जो भी इस कन्वेंशन को साइन करेंगे, और अदर देन स्टेट पार्टीज़, ये प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो है, स्टेट एंटरप्राइजेज जो हैं वो भी इसकी पार्टीज़ बन सकती हैं, ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है अंडर द यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सीज। ये जो है कहाँ पे बेस्ड है, किंगस्टन जमैकिया में है, ठीक है। इसका मैंडेट क्या है, ये रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा सारे मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं इंटरनेशनल सीबेड एरिया में बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नेशनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। नेशनल ज्यूरिडिक्शन के बियॉन्ड जो भी हैं उन सबको रेगुलेट करेगा। ऑल द पार्टीज टू द 1982 अनक्लॉज आर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। फिर आता है कमीशन ऑन लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये It has been assigned to play a mainly 2 significant roles in establishment of outer limit of continental shelf beyond 200 nautical miles of coastal state. Coastal state के बाद जो 200 nautical के माइन के beyond भी अगर continental shelf है तो उससे related जो है चीज़ें वो इसके अंदर आएंगी। ये क्या करेगा, evaluate करेगा कि continental shelf जो है जो भी coastal state है उसका वो continental shelf जो है 200 nautical mile के बाहर जो आ रहा है वो कोस्टल स्टेट ही क्लेम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। साइंटिफिक और टेक्निकल एडवाइस देंगी कोस्टल स्टेट को फॉर प्रिपरेशन ऑफ इट्स क्लेम, ठीक है। इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ 21 मेंबर्स शेल बी एक्सपर्ट इन द फील्ड्स ऑफ जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, हाइड्रोग्राफी एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ 1200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ रहा है उससे रिलेटेड जो भी कोस्टल राइट्स हैं वो भी उसके बारे में ये बताएगा। नाउ लेट्स कम टू यूएन क्लॉज ने कितने कैसे जोन्स डिवाइड किए हैं। तो नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखें, ये जो है दिस इज़ कॉल्ड बेस लाइन। आप यहाँ पे देखिए दिस इज़ कॉल्ड बेस लाइन। बेस लाइन में जो है जो लैंड के थोड़ा सा बेस लाइन आगे होता है उस एरिया को हम बोलते हैं इंटरनल वाटर, ठीक है। तो इंडिया जो है इंटरनल वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो द लो वाटर लाइन कॉल्ड बेस लाइन अलॉन्ग दिस इज़ रिकग्नाइज्ड बाई कोस्टल स्टेट। तो इंटरनल वाटर क्या होता है, लैंडवर्ड साइड का जो वाटर होता है फ्रॉम द बेस लाइन उसे बोलते हैं इंटरनल वाटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर पे जो कोस्टल स्टेट जो रहता है उसकी फुल सोवेरेनिटी रहती है। लेट्स से इंडिया का जो इंटरनल वाटर है बेस लाइन से वहाँ पे इंडिया का जो है फुल सोवेरेनिटी रहेगी। इंडिया जो है उसमें फुल जैसे लैंड में रहती है उसकी सोवेरेनिटी वैसे ही किस में रहेगी, इंटरनल वाटर्स में उसकी सोवेरेनिटी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल बेस हो गए, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, एटसेट्रा। फिर आते हैं टेरिटोरियल सी। यहाँ पे देखिए टेरिटोरियल सी जो है बेस लाइन से जो 12 नॉटिकल माइल ओशियन की तरफ आता है उसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल सी। तो ये क्या होता है, इसमें भी जो है सोवेरेनिटी और ज्यूरिडिक्शन किसका रहेगा, कोस्टल स्टेट का रहेगा, ठीक है। इसका राइट जो है सरफेस ना ही बस सरफेस पे एक्सटेंड करता बट उनके सब सॉइल, सीबेड, एयर स्पेस सारे राइट जो होते हैं वो किसके पास होते हैं, टेरिटोरियल कंट्री के पास, मतलब कोस्टल कंट्री के पास, कोस्टल स्टेट के पास होते हैं। फिर उसके बाद जो 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन, देखिए 12 नॉटिकल माइल कहाँ से है, टेरिटोरियल सी से है, और 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन जो है वो कंटैगुअस जोन आता है, ठीक है। कौन सा जोन आता है, कंटैगुअस जोन, जिसमें जो है कंट्री का कोस्टल स्टेट्स जो है उसका जो है
पूरे राइट रहते हैं जो बट उसमें क्या है, वो किसी को भी पनिश कर सकता है, किसी को भी प्रिवेंट कर सकता है कि आप इमिग्रेशन नहीं कर सकते, कस्टम लॉज फॉलो करिए हमारे और वो। बट जैसे टेरिटोरियल सी में होता है, वहाँ पे आप पूरी तरह लैंड के जो भी राइट रहते हैं वो सी के पास अवेलेबल रहते हैं, सी के लिए भी अवेलेबल रहते हैं। बट कंटैगुअस जोन में जो है ज्यूरिडिक्शंस जो होता है वो सिर्फ ओशियन सरफेस पे होता है, ठीक है। कोई भी एयर और स्पेस राइट नहीं दिया जाता। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेशनल एयर स्पेस राइट भी होता है टेरिटोरियल सी में, बट यहाँ पे कोई नेशनल एयर स्पेस राइट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल जो है एयर स्पेस जो है, इंटरनेशनल जो फ्लाइट है वो फ्लाई ओवर कर सकती हैं, ओके, पर टेरिटोरियल सी में फ्लाई नहीं कर सकती। तो दिस आर कंटैगुअस जोन। उसके बाद जो बेस लाइन से आता है, बेस लाइन से सीवर्ड्स के तरफ 1200 नॉटिकल माइल्स आता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ देखिए, ईच कोस्टल स्टेट जो है मे क्लेम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बियॉन्ड एंड एडजेसेंट टू इट्स टेरिटोरियल सी, ठीक है, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन वो करता है। इसमें जो है कोस्टल स्टेट के पास सोवरेन राइट रहते हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, कोई भी मिनरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, जो या तो लिविंग हो या तो नॉन लिविंग हो, सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं फ्रॉम द वाटर करेंट्स एंड दिस, बट EEZ में ओनली अलाउज अबव मेंशन रिसोर्स राइट। सिर्फ जितने रिसोर्स राइट मेंशन है वही अवेलेबल हैं। ये किसी भी इट डज नॉट, कोस्टल स्टेट को ये राइट नहीं देता कि वो किसी नेविगेशन मना कर सकते हैं, किसी भी कंट्रीज के लिए ओवरफ्लाइट मना कर सकते हैं, तो ये राइट एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी कंट्रीज जो है अपना नेविगेशन कर सकती हैं, पासेज, राइट टू पासेज है, वहाँ से पास कर सकती हैं। एयर स्पेस वो एयर जो एरोप्लेन्स होते हैं वो भी चल सकते हैं। तो दीज आर ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फिर उसके बाद जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो जोन आता है दैट इज कॉल्ड हाई सीज, ठीक है। यहाँ पे ये जो है बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन रहते हैं। स्टेट जो है कोई भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर सकता है इन दीज एरियाज एज लॉन्ग एज जो पीसफुल पर्पज से हो रहे हैं, ठीक है। अंडर सी एक्सप्लोरेशन भी कर रहा है, मरीन साइंस भी कर रहा है, ट्रांजिट भी कर सकता है, तो ये सब कर सकता है। तो दिस इज द डायग्राम, यू जस्ट रिमेंबर इट वेरी थॉरली बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट कि कंटैगुअस जोन में हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हम क्या क्या कर सकते हैं, इंडिया का राइट्स मतलब टेरिटोरियल राइट्स कहाँ तक होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज कॉल्ड अनक्लॉज, एंड अनक्लॉज जो है 5 मेन जोन्स में कैसे डिवाइडेड है, ओके। नाउ लेट्स कम टू वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। रिसेंटली 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है कन्वीन की गई है, वर्चुअल समिट हुआ है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होता क्या है। मैंने आपको साइंस एंड टेक पढ़ाया था, तब मैंने आपको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली भी पढ़ाया था, तो सो यू मस्ट जस्ट रिमेंबर इट। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसकी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ये कौन अटेंड करता है, ये जो है सारे WHO के जो मेंबर्स हैं वो अटेंड करते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है, ये पॉलिसीज़ डिटरमाइन करेगा WHO की, डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करेगा, फाइनेंशियल पॉलिसीज सुपरवाइज करेगा और सारे प्रोग्राम्स और बजट को रिव्यू करेगा जो भी WHO का है। इसकी मीटिंग एनुअली हेल्ड होती है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। वन हेल्थ अप्रोच इज रिलेटेड टू दिस, तो एनिमल और जो एनिमल्स हैं, जो पीपल्स हैं और एनवायरमेंट है, उन तीनों को मिला के एक अप्रोच बनाओ जो कि बहुत बेनिफिशियल हो तीनों के लिए, ठीक है। फिर आते हैं आउटकम्स जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का क्या है। अभी उन्होंने अडॉप्ट किया है इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन ऑफ WHO रिस्पॉन्स टू पैंडेमिक एज वेल एज जूनोटिक डिसीज जो भी है सच एज कोरोना वायरस जो फैल रहा है, तो उसके खिलाफ आप क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो ये एक इवेलुएट किया गया है WHO के WHO हेल्थ असेंबली में, ठीक है। ये एक्शन भी बताता है कि आपको क्या क्या लेना चाहिए और इक्विटेबल एक्सेस फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कराता है सारे मेडिसिन और उन सब चीज़ों का। कॉल फॉर रिमूवल ऑफ अनजस्टिफाइड ऑब्स्टिकल्स, जो कि ट्रिप्स एग्रीमेंट में कोई भी ऐसा ऑब्स्टिकल्स हैं जो पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने को प्रिवेंट कर रहे हैं, तो आप उनको ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करिए, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटीज़ के लिए बोलता है। फिर रिलेटेड टू WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, हेल्थ मिनिस्टर जो है अभी उन्होंने रिसेंटली हमारे यहाँ के चेयरमैनशिप में पार्ट लिया है ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। WHO जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है WHO की, वो 34 टेक्निकली क्वालिफाइड मेंबर्स हैं जो कि इलेक्टेड फॉर 3 years के लिए इलेक्ट होते हैं और मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि जो भी WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के डिसीजंस होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है। चेयरमैनशिप जो है रोटेशनल वाइज मिलता है, ठीक है। दोहा डिक्लेरेशन ऑन ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड पब्लिक हेल्थ,
जो कि 2001 में अडॉप्ट किया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स ने अडॉप्ट किया था, जो कि किस लिए कि पब्लिक हेल्थ जो है रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए क्या एम्बिग्यूटीज़ हैं, उनको बीच में गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, उस लिए अडॉप्ट किया गया था। डिक्लेरेशन क्या बोलता है, ट्रिप्स एग्रीमेंट डज नॉट एंड शुड नॉट प्रिवेंट मेंबर्स। ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो मेंबर्स को प्रिवेंट नहीं करता कि आप पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, तो दिस इज कॉल्ड दोहा डिक्लेरेशन, ओके, एंड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। Now let's come to Open Skies Treaty. Open Skies Treaty रिसेंटली यूएस ने अनाउंस किया है कि वो ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर हो जाएगा क्योंकि रशिया ने इसका इस ट्रीटी को वायलेट किया है। तो ओपन स्काईज ट्रीटी क्या है, ये एक एग्रीमेंट है जो कि हर स्टेट पार्टी को परमिट करती है कि वो जो है जो फ्लाइट्स, जो भी अनआर्म्ड फ्लाइट्स हैं, शॉर्ट नोटिस फ्लाइट्स हैं, वो अदर टेरिटरीज में फ्लाई कर सकती हैं और उनका डेटा जो है मिलिट्री फोर्सेस और एक्टिविटीज़ से डेटा रिलेटेड कलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, जो अनआर्म्ड फ्लाइट है, आर्म फ्लाइट्स नहीं। तो इट एम्ड एट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड फैमिलियरिटी अमंग स्टेट पार्टीज, ठीक है। OST जो है 1992 में साइन की गई थी, बट कब आई थी, 2002 में इसको फॉर्मली रिकग्नाइज हुई थी। करेंटली कितने मेंबर्स हैं, 34 मेंबर्स हैं इस पार्टी के अंदर, ठीक है। किर्गिस्तान ने जो साइन किया था बट ज्वाइन नहीं किया, रेटिफाई नहीं किया, ठीक है। मेजॉरिटी जो मेंबर स्टेट हैं वो नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन नेशन है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी, तो इंडिया और चाइना मेंबर नहीं है। State parties are allowed to overfly all the member territories and the treaty determines specific points of entry and exit। तो treaty जो है specific points में determine करता है entry और exit से related। Open Skies Consultative Commission comprised, ये कौन कौन से comprise किन किन members से बना है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल स्टेट पार्टीज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ किसके लिए, ओपन स्काईज ट्रीटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया और चाइना मेंबर नहीं है, ओके। नाउ लेट्स कम टू ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ओके। सो यूनाइटेड किंगडम जो है अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इन्वाइट किए हैं टू अटेंड द G7 समिट जो कि जून में होगा। इंडिया के अलावा उन्होंने साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया है, ठीक है। यूके जो है यूज G7 समिट यूज़ कर रहा है टू बिल्ड अ बेटर फ्रॉम कोरोना वायरस, ठीक है। प्रीवियसली इन 2019 इंडिया जो है पार्टिसिपेट किया था G7 समिट में जब फ्रांस में हुआ था, ठीक है। तो ग्रुप 7 कंट्रीज़ कौन सी हैं, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जो कि 7 कंट्रीज़ हैं। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कौन कौन सी 7 कंट्रीज़ हैं। तो USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम, दीज आर द 7 कंट्रीज अंडर दिस। पहले ये G8 था बट क्रीमियन क्राइसिस के बाद रशिया बाहर हो गया तो G7 कंट्रीज बचा। इसका कोई फॉर्मल क्राइटेरिया नहीं है इसके मेंबरशिप के लिए, इसमें सारी जनरली डेवलप्ड डेमोक्रेसीज कंट्रीज़ हैं। G7 जो है वो हर साल मिलता है, हर साल इसकी मीटिंग होती है और ये लीडर्स प्रिसाइडेड करते हैं ऑन रोटेशनल बेसिस, ठीक है। और ये क्या क्या इश्यूज़ देखते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी इश्यूज़, ये सब देखते हैं। द एग्रीगेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ G7 मेंबर स्टेट जो है मोर देन 30% ऑफ द वर्ल्ड है, नियरली 70% इन 3 डिकेड्स अगो, ठीक है। इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है, तो G7 कंट्रीज़ का इंडिया मेंबर नहीं है क्योंकि सिर्फ डेवलप्ड इकोनॉमीज़ जो है G7 कंट्रीज़ जो है वो मेंबर है। तो आप यहाँ पे देखिए G7 कंट्रीज़ की मेंबर यूके, फ्रांस, कनाडा, US, इटली, जापान और उसके बाद G8 में रशिया भी थी, फिर G20 में इन सब कंट्रीज़ को मिला के ये सारी कंट्रीज़ भी इंक्लूड होती हैं, जिसमें G20 में इंडिया भी आती है। नाउ लेट्स कम टू G20। प्राइम मिनिस्टर ने अभी 15th G20 समिट जो है सऊदी अरेबिया ने कन्वीन किया है, उसमें परफॉर्म किया। G20 जो है इंटरनेशनल फोरम है जो कि वर्ल्ड मेजर इकोनॉमीज़ आती हैं उसके अंदर आता है, इंडिया जो है इसका मेंबर है, ठीक है। इसका फोरम जो है हर साल 1999 के बाद मिल रहा है एंड इंक्लूड्स सिंस 2008 ये ईयरली समिट हो रहा है, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। द ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स, ठीक है, कंट्रीज, प्रमोट फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को प्रमोट करने के लिए इस सब चीज़ों के लिए ये G20 बनाया गया। G20 के जो है 2 वर्किंग ट्रैक्स होते हैं, एक फाइनेंशियल ट्रैक होता है, एक शेरपा ट्रैक होता है। तो फाइनेंशियल ट्रैक में सारे फाइनेंशियल रिलेटेड इशूज़ जो आते हैं, प्राइमरी फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशूज़ जो भी हैं वो फाइनेंशियल ट्रैक में देखा जाता है। और शेरपा ट्रैक में क्या देखा जाता है, जो भी बॉर्डर इशूज़ आते हैं लाइक पॉलिटिकल इंगेजमेंट, एंटी करप्शन, डेवलपमेंट, ट्रेड, जेंडर, ये सब किस में आता है, शेरपा ट्रैक में आता है। G20
का भी कोई भी फॉर्मल सेक्रेटेरिएट नहीं है, परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, रोटेशनल बेसिस पे होता है। ट्रायो का जो है ये जो है ये कंट्री को रिप्रेजेंट करता है जो कि प्रेसिडेंसी होल्ड कर रही हैं, जो पिछली बार प्रेसिडेंसी होल्ड की थी और जो उसके आगे वाले साल प्रेसिडेंसी होल्ड करने वाली है। तो इन कंट्रीज़ का ट्रायो का होता है। अभी कौन कौन सी है करंटली देखिए, सऊदी अरेबिया अभी समिट चल रहा है तो ये प्रेसिडेंसी होल्ड कर रही है। इटली जो है, इटली एंड इंडोनेशिया जो है प्रीडेशर्स और सक्सेसर्स है। ठीक है, G20 जो है बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी उनको सपोर्ट करती है, फॉर एग्जांपल WTO, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन एटसेट्रा। इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है G20 का। ठीक है, तो इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है G20 का, तो यू जस्ट लर्न इट वेरी थॉरली। तो इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ G20। नाउ लेट्स कम टू संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। रशियन प्रेसिडेंट अभी चेयर किए हैं शंघाई 20th समिट इसका हुआ है। तो ये जो है फर्स्ट समिट है जो कि वर्चुअल हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19। इंडिया जो है अपना फुल सपोर्ट दिया है रिगार्डिंग द SCO ईयर्स ऑफ कल्चर। इंडिया ने अनाउंस किया है दैट इन 2021 द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया विल बी होल्ड एग्जीबिशन ऑन द बुद्धिस्ट हेरिटेज ऑफ SCO कंट्रीज। इंडिया जो है स्पेशल वर्किंग ग्रुप भी प्रपोज किया ऑन इनोवेशन एंड स्टार्टअप। ठीक है, तो व्हाट इज SCO? SCO जो है परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शंघाई में फाउंड की गई थी 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसका हेडक्वार्टर बेजिंग में है। ठीक है, ये रीजनल एंड सिक्योरिटी इश्यूज को जनरली देखता है। रशिया और मैड्रिन आर प्रेजेंटली यूज्ड एज ऑफिशियल एंड वर्किंग लैंग्वेजेस इन SCO। कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करती है? रशियन एंड मैंडरिन। ठीक है, वर्किंग ऑफ SCO जो है ये किस शंघाई स्पिरिट में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रक्चर क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट काउंसिल होते हैं जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है SCO की। फिर आते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल जो कि SCO की सेकंड हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जो कि ट्रेड रिलेटेड, इकोनॉमिक एजेंडाज रिलेटेड एनुअल बजट प्रिपेयर करती है। तो ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल होती है। ठीक है, ये इसमें दो बॉडीज़ होती हैं, द सेक्रेटेरिएट एंड द रैट्स। सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है इसका जो सिचुएटेड है वो कहाँ पे है? शंघाई का बेजिंग में है। ठीक है, जो कि टेक्निकल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है। और रैट्स जो है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है ये रिलेटेड है कि आप वर्क करो अगेंस्ट द टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ताशकेंट में सिचुएटेड है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। SCO बिजनेस काउंसिल एंड SCO इंटरबैंक कंसोर्टियम जो है किसके लिए बना है? कॉपरेशन अमंग मेंबर्स फॉर एक्सपैंडिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड बैंक सर्विसेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो व्हाट विच आर द कंट्रीज अंडर SCO? तो जस्ट लर्न इट बिकॉज SCO की कंट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया, चाइना इज मेंबर ऑफ दिस एंड इवन पाकिस्तान इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तो मेंबर हैं ही हैं। फिर रशिया के साथ 4 कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं? 4 जो है जो अभी यहाँ की कंट्रीज है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो आ जाती हैं एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। आप याद रखिए 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज होती हैं बट उसमें से 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज आ जाती हैं SCO के अंदर एक्सेप्ट द तुर्कमेनिस्तान। एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान ऑल द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर मेंबर, ऑल द 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर मेंबर ऑफ SCO। ओके, तो रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। ओके, तो दिस जब मैंने आपको इंडिया सेंट्रल एशिया पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि SCO में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, बट आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है SCO की कंट्रीज़। नाउ ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या है? SCO जो है 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और 20% ऑफ ग्लोबल GDP को। 4 ऑफ इट्स मेंबर लाइक इंडिया, रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान जो कि न्यूक्लियर पावर्स हैं, और 2 रशिया एंड चाइना जो है वो परमानेंट मेंबर भी हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल में। SCO जो है एज अ काउंटर वेट ऑफ NATO कंसिडर किया जाता है। जैसे NATO US ने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, सेम ऐसे ही SCO भी वो होता है। बोथ द ऑर्गेनाइजेशन जो है जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशिया एंड गल्फ। ठीक है, SCO जो है होल्ड अ डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस दैट इज ग्रेटर देन द NATO। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लैंडमास में देखा जाए तो SCO जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस है SCO का। नाउ कम टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC कंट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप OPEC कंट्रीज, तो OPEC सेक्रेटेरिएट होस्टेड बाय 4th जो है अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ है। OPEC जो है परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस का। ठीक है, 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस कौन कौन सी? ओरिजिनली किसने फाउंड किया था? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। ठीक है, तो याद रखिए जो साउथ अमेरिका है वहाँ से सिर्फ एक ही कंट्री है जो कि है वेनेजुएला एज अ पार्ट ऑफ
ओपेक का पार्ट है, ठीक है। बाकी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, यहाँ से सारी कंट्रीज है। पर्शियन गल्फ को जो भी वो कर रही हैं, ईरान है, ईरान इराक दोनों ही मेंबर हैं, अल्जीरिया नाइजीरिया गिनिया गबोन अंगोला, ये सब दीज आर द मेंबर्स, ठीक है। ओपेक जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जो पेट्रोलियम कंट्रीज़ हैं उनको यूनिफाई करिए, मेंबर कंट्रीज़ को, ठीक है। और पेट्रोलियम जो प्रोड्यूसर्स हैं उन जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्टेबल प्राइस से प्रोड्यूस करें, फेयर प्राइजेस हों, उसका ऑब्जेक्टिव यही है। और एफिशिएंट इकोनॉमिक एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू अदर कंज्यूमिंग कंट्रीज, ठीक है। ओपेक का सेक्रेटेरिएट जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ ओपेक लोकेटेड इन वेना में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर का है वेना, ऑस्ट्रेलिया। ओपेक प्लस कंट्रीज अभी जनरली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है, तो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ को कंसिस्ट करते हैं, रशिया हो गई, साउथ सुडान हो गया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मैक्सिको, ओमान, ये सब कंट्रीज़ जो हैं 13 ओपेक मेंबर कंट्रीज़ के साथ ये भी कंट्रीज़ जो आती हैं ओपेक प्लस कंट्रीज़ में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू करंट एस्टिमेट 79.4% ऑफ द वर्ल्ड प्रूवन ऑयल रिजर्व्स आर लोकेटेड इन ओपेक मेंबर कंट्रीज़, ठीक है। इंडिया इज़ नॉट अ ओपेक मेंबर, ऑब्वियसली इंडिया जो है मेंबर नहीं है, आप देख लीजिए यहाँ पे, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, बट इंडिया इज़ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर है, ठीक है। और इंडिया का ऑयल डिमांड जो है वो 4.7 मिलियन बैरल पर डे इन 2019 से लेकर 10.7 मिलियन पर डे हो गया है, हो जाएगा 2045 में। तो दिस इज कॉल्ड ओपेक, दीज आर द ओपेक कंट्रीज। वेनेजुएला जो है साउथ अमेरिका से सिर्फ एक ही कंट्रीज है विच इज़ वेनेजुएला, ठीक है। तो दीज आर द ओपेक। नाउ लेट्स कम टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स एंड न्यूज़। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, ये किसके लिए वर्क करती है, पैलेस्टीनियन के जो रिफ्यूजीज़ हैं, पैलेस्टीनियन क्राइसिस हुआ था उनके वेलफेयर के लिए ये वर्क करती है, ठीक है। अभी कोरोना वायरस में उन्होंने $2 मिलियन इंडिया ने अभी दिया है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को। ये कब क्रिएट की गई थी, 1949 में यूनाइटेड नेशन ने क्रिएट की थी। ये क्या प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, फूड सप्लाईज देती है, मेडिकल एड्स देती है जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ हैं उनको। इन द एंड इट्स 5 फील्ड ऑफ ऑपरेशन, जो भी जॉर्डन में रहते हैं, कुछ पर्सन लेबनान में रहते हैं, सीरिया में, गाजा स्ट्रिप में, वेस्ट बैंक में, इंक्लूडिंग ईस्ट ऑफ जेरूसलम में जो रहते हैं, उन सबको ये देती है। जब मैंने आपको वो पढ़ाया था इस अब्राहम अकॉर्ड, तो उसमें मैंने बताया था कि इंडिया और इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में क्या क्या इशूज़ चल रहे हैं, तो पैलेस्टीन कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, तो उनके लिए जो भी वहाँ पे रहते हैं उनको ये एड्स प्रोवाइड करती है। नाउ लेट्स कम टू यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स। ये किसके लिए, ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है, किसके लिए, HIV और एड्स को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ज़ीरो करने के लिए। इसमें क्या कहते हैं, ये 11 UN ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करती है, ठीक है। तो ये एड्स को एपिडेमिक को एंड करने के लिए बाय 2030 एज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। फिर आती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। ये किसके लिए वर्क करती हैं, जो भी रेफ्यूजीज़ हैं उनके लिए वर्क करती हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये कब क्रिएट की गई थी, 1950 में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फिर आते हैं UN आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। अभी चाइना जो है रिसेंटली बोल रहा है कि वो ज्वाइन करेगा UN की आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी जो है वो UN की है, इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। तो फर्स्ट यू लर्न दैट इट इज़ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये क्या करेगा, ग्लोबल ट्रेड जो है कन्वेंशनल आर्म्स में उसको रेगुलेट करेगा, और इलिसिट जो ट्रेड्स हैं, जो भी इलीगल ट्रेड्स हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करेगा। ये एप्लीकेबल सारे कन्वेंशनल वेपन्स पे होता है, और वो किसी भी ये रेस्ट्रिक्शन प्लेस नहीं करता कि आप कितने टाइप के वेपन्स रख सकते हो और कितने क्वांटिटीज कितना रख सकते हो, ठीक है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितना सोल्ड कर सकते हो और कितना। तो ये किसने अडॉप्ट किया था, UN जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था। इंडिया जो है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी का मेंबर नहीं है, तो यू जस्ट लर्न इट वेरी थॉरली, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है ये चार्टर एस्टेब्लिश इकोसॉक इन 1945 में। इट इज़ द वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। इकोसॉक जो है वो 3 डायमेंशन में अपना जो है चीज़ें इवॉल्व करता है, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल। इसमें 54 मेंबर गवर्नमेंट्स आते हैं जो कि 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। कौन इलेक्ट करता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है, और जो सीट्स एलोकेट होती हैं रीजनल जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे होती हैं। इंडिया जो है अभी इलेक्शन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो इसकी सब्सिडरी बॉडी है उसमें इलेक्शन जीत लिया है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल में। तो पहली जो बॉडी है वो कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है, जो कि 1946 में बनी थी। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो कि एक्सक्लूसिवली जेंडर रिलेटेड इश्यूज से
को प्रिवेंट करती है, ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को एम्पावर करती है, ठीक है। फिर कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन, ये क्या है, मेन सब्सिडरी है इकोसॉक की, एंड यूएन जनरल असेंबली फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए। फिर आती है कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, ये जो है इकोसॉक को असिस्ट करती है इन द इम्प्लीमेंटेशन रिगार्डिंग द प्रोग्राम फॉर एक्शन, जो कि आप पॉपुलेशन से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें कर सको, ठीक है। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया जो है इनका इनमें जीत के इनकी सीट्स जो है सिक्योर कर लिया है, ठीक है। देन कम टू इंडिया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, ये क्या है, ये 2017 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये कौन सपोर्ट किया था, इंडिया ने सपोर्ट किया था। और मैनेज कौन करता है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मैनेज करता है, और इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम करवाते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है वो कौन होस्ट करता है, यूएनडीपी होस्ट करती है। और ये इस्टेब्लिश किसने किया था, यूएन जनरल असेंबली ने इस्टेब्लिश किया था, किसके लिए, साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए और ट्रायंगल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए विद इन द यूएन सिस्टम। अब साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या होता है, जो कि वो कोऑपरेशन होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में हो, जैसे कि पॉलिटिकल से रिलेटेड होगा, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल, इन सब से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो अंडर ट्रायंगुलर कोऑपरेशन जो ट्रेडिशनल डोनर कंट्रीज होती हैं, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज जनरली होती हैं, वो डोनर कंट्रीज होती हैं। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो साउथ साउथ इनिशिएटिव को फैसिलिटेट करें, उनको बढ़ाएं, उनको फंडिंग प्रोवाइड करें, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये सब होता है ट्रायंगुलर कोऑपरेशन के अंडर। रिसेंटली इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है $15.46 मिलियन टू इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। नाउ लेट्स कम टू मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इंडिया पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1977, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेग नीदरलैंड में है। ये क्या करता है, सारे स्टेट्स जो हैं अपना एक सेलेक्टिव डेटा शेयर करेंगे रिगार्डिंग टू प्रिवेंट द न्यूक्लियर वेपन्स, और इन सब को प्रिवेंट करने के लिए ये क्या करेंगे, स्टॉक पाइलिंग ऑफ वेपन और प्रोडक्शन और यूज़ ऑफ केमिकल वेपन को प्रोहिबिट करेंगे। ये जो है मेंबर स्टेट इसमें कौन है, 193 कंट्रीज़ हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर कंट्री, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ठीक है। इजराइल हैज साइन बट नॉट रेटिफाइड। ये जो है इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है for its extension for its extensive efforts towards eliminating the chemical weapon, ठीक है। देन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1957 में क्रिएट की गई थी, जो कि किसके लिए वर्क करती है, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ का सेफ एंड सिक्योर यूज़ करने के लिए, ठीक है। ये रिपोर्ट किसको किसको करती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भी रिपोर्ट करती है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिपोर्ट करती है, ठीक है। बीइंग अ डेजिग्नेटेड मेंबर, इंडिया जो है इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर भी रह चुका है। जब इसका इंसेप्शन, जब ये बना था, इंडिया जो है इसका सेफगार्ड एग्रीमेंट के अंदर इंडिया को जो है इंडिया ने साइन किया है, जिसके कारण इंडिया को मिला है कि वो न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बट वो न्यूक्लियर मटेरियल को कन्वर्ट नहीं कर सकते न्यूक्लियर वेपन बनाने में, ठीक है। तो न्यूक्लियर मटेरियल बना सकते हैं, ठीक है। देन रशिया इंडिया चाइना स्पेशल रिसेंटली रशिया इंडिया चाइना की जो मीटिंग हुई है वो अभी उन्होंने सेलिब्रेट किया है 75th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड वॉर II एंड फाउंडेशन ऑफ यूएन। ये जो है रशिया इंडिया चाइना जो RIC जो है वो किसने प्रपोज किया था, रशिया ने बनाया था 1998 में। जनरली किसके लिए, टू काउंटर बैलेंस द वेस्टर्न अलायंस, मतलब जो अमेरिका की अलायंस थी उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए। ये ग्लोबल इशूज़ पे एम्फोसाइज करते हैं, रिफॉर्म इन UN, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, प्रिवेंशन ऑफ आर्म्स एंड एज, ठीक है। ये ऑक्यूपाई करते हैं 19% ऑफ द ग्लोबल लैंड मास एंड कंट्रीब्यूट टू ओवर 33% ऑफ ग्लोबल GDP, ठीक है। इट इज़ द ये जो है जनरली ये तीनों जो है SCO के भी मेंबर हैं और ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया का, ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ न्यू फाउंड जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, लाइक अलॉन्ग विद जापान जो क्वाड उन्होंने साइन किया है। ये बहुत सारे कॉपरेशन और बहुत सारे इशूज़ में कॉपरेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान, वेस्ट एशिया, ईरान, एंड क्रिएटिंग अ न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फॉर द वर्ल्ड। नाउ लेट्स कम टू ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट में ये क्या है, लीडर लेड फोरम है, जो कि बहुत सारे पार्टनर्स हैं इसके। 10 आसियान कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट और रशिया हैं, एंड अदर
6 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया, ठीक है, दीज आर द मेंबर्स। और 10 आसियान कंट्रीज़ के मेंबर हैं, 54 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आसियान, देन नाउ लेट्स कम टू आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी 5th मीटिंग अटेंड की है। तो ये क्या है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कि चाइना लेड बैंक है, ठीक है, टू इम्प्रूव द सोशल इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया। इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है और सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है आफ्टर द चाइना। चाइना जो है फर्स्ट लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेजिंग में है। तो AIIB में जो है मेंबर जो है वो बाहर के कंट्रीज़ के भी हो सकते हैं, बट 51% जो शेयर रहेगा वो चाइना का ही रहेगा। तो आप ये अच्छे से याद कर लीजिए कि AIIB में बाहर के भी कंट्रीज़ मेंबर हो सकती हैं, बट 51% शेयर जो है वो चाइना का ही रहेगा। तो AIIB। नाउ लेट्स टू कॉमनवेल्थ, ठीक है। ये एक यूनिक पॉलिटिकल एसोसिएशन है 53 मेंबर स्टेट का, जो कि पहले जो है ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी, ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनीज़ थी, अब जो है इंडिपेंडेंट बन गई हैं। चीफ इंस्टीट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर द कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट जो है वो किस पे फोकस करता है, इंटर गवर्नमेंटल एस्पेक्ट्स पे, कॉमनवेल्थ फाउंडेशन पे, जो कि फोकस करता है नॉन गवर्नमेंटल रिलेशन बिटवीन द मेंबर स्टेट। ये जो है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ वेलफेयर डिक्लेरेशन जब आया था, ये ओरिजिनली तब बना था, ठीक है, तब उसके मेंबर कंट्रीज़ बनते थे। बट अब जो कंट्रीज़ बनती हैं कॉमनवेल्थ की मेंबर, वो किससे, लंदन डिक्लेरेशन के द्वारा बनती है, जो कि 1949 में बना था, ठीक है। और ये मेंबर स्टेट को कोई भी ये ऑब्लिगेशन नहीं उनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं करता है कि टू वन अनदर, कोई भी मेंबर स्टेट अपना लीगल कोई दूसरे मेंबर स्टेट के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगा, तो कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, ठीक है। और इंस्टीड ये जो है यूनाइटेड बाय इंग्लिश लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर, और इसके कारण ये सारी कंट्रीज़ जो हैं यूनाइटेड है। फिर आते हैं इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ये 2003 में फॉर्म हुआ था बाय ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन। प्योरली क्या है, साउथ ग्रुपिंग ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं। कोऑपरेशन जो है 3 फ्रंट्स में करना है, ठीक है। तो इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जो फंड है वो फाइनेंशियल सपोर्ट किसको प्रोवाइड करेगा, साउथ कोऑपरेशन के लिए प्रोवाइड करेगा, डिमांड ड्रिवन और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को प्रोवाइड करेगा। फिर आते हैं आसियान डेवलपमेंट बैंक। इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है ADB का, ठीक है। ये कब फाउंड हुआ था, 1966 में। 67 मेंबर कंट्रीज़ इसका पार्ट है, ठीक है। कन्वेंशनली ये जापानीज़ गवर्नर का ले वो किया था। टॉप 5 शेयर होल्डर्स जो है, सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर किसका है, जापान है, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, फिर देन चाइना, देन इंडिया, देन ऑस्ट्रेलिया। तो आप ये अच्छे से याद कर लीजिए कि शेयर होल्डर किसका सबसे ज़्यादा है। तो ADB में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर जापान का है, फिर USA का, फिर चाइना का, फिर इंडिया का, फिर ऑस्ट्रेलिया का। ये क्या करता है, डायरेक्ट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है प्राइवेट एंटरप्राइजेस को फॉर डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज थ्रू इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स, ठीक है। देन मेकोंग गंगा कॉपरेशन, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ 6 कंट्रीज़। कौन कौन सी, 5 जो आसियान की कंट्रीज़ हो और 1 इंडिया, ठीक है। तो 5 आसियान की कंट्रीज़ कौन कौन सी होगी, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, और इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस, ठीक है। ये किस में कॉपरेशन कर, टूरिज़्म, कल्चर, एजुकेशन और इन सब में कॉपरेट करेगा। ये कब लॉन्च हुआ था, लाओस में 2000 में लॉन्च किया गया था। दोनों गंगा और मेकोंग जो है वो दोनों ही सिविलाइजेशनल रिवर है, जिसके कारण ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया कि आप पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बनाओ इन सारी कंट्रीज़ के बीच, ठीक है, जहाँ से ये दोनों रिवर्स पास होती हैं। US जो है ऑल्सो पार्टनर्स विद मेकोंग नेशन टू काउंटर चाइना को काउंटर करने के लिए US भी पार्ट ले रहा है। याद रखिए, मेकोंग गंगा कॉपरेशन में चाइना इज़ नॉट अ पार्ट, दो मेकोंग रिवर इज़ फ्लो फ्रॉम चाइना। मेकोंग जो है चाइना से फ्लो करती है। फिर आता है जेनेवा कन्वेंशन 1949। जेनेवा कन्वेंशन जो है वो 1949 में अडॉप्ट किया गया था। ये टू टेक इनटू अकाउंट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें 4 जेनेवा कन्वेंशन कंटिन्यू टू, जो कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए अप्लाई होते थे, जिसमें कि 4 जेनेवा कन्वेंशन थे और 3 एडिशनल प्रोटोकॉल थे, जो कि रूल्स को एक्सपैंड किया गया था, ठीक है। कन्वेंशन जो है हर स्टेट ने रेटिफाई किया है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अगर कोई स्टेट ने जेनेवा कन्वेंशन को रेटिफाई किया है बट प्रोटोकॉल को रेटिफाई नहीं किया है, फिर भी प्रोटोकॉल भी बट स्टिल वो जेनेवा कन्वेंशन के सारे प्रोविजंस के लिए बाउंड होगा,
ठीक है। नाउ लेट्स कम टू मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका इंडिया पार्ट नहीं है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ऑब्वियसली इंडिया इसका पार्ट नहीं होगा क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज होंगे जितने भी एज अ कॉन्टिनेंट, पूरी कंट्रीज जो है इसका पार्ट है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि सिंगल कॉन्टिनेंटल मार्केट है गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया इन द वर्ल्ड मेजर्ड बाय नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। ठीक है। फिर आते हैं इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। ये जो है अदर कंट्रीज ने बनाई है अगेंस्ट द चाइना, कि आप जो चाइना से रिस्क हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड के कारण जो भी रिस्क एसोसिएटेड है, उसके लिए ये कंट्रीज़ ने उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना बनाई है, जो कि किसने बनाई है? यूएस, जर्मनी, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। ठीक है। फिर आते हैं यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। ये पहले नाफ्टा था, नाफ्टा को चेंज करके यूएसए यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट बनाया गया। ये इट इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि तीनों कंट्रीज़ में के लिए बनाया गया। ठीक है। फिर आता है सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन, सबसे पहले कस्टम यूनियन क्या होता है? इट इज़ एन ये क्या होता है? एग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज़ के बीच का, नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच का, कि सारे कस्टम ड्यूटी आप रिमूव कर दो, ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दो। ठीक है। तो SACU जो है ये कस्टम यूनियन है जो कि कौन कौन से कंट्रीज़ को कंप्राइज करते हैं? बोत्सवाना, लेसोथो, नाम्बिया, साउथ अफ्रीका एंड एस्वाटिनी। ठीक है। स्वाजीलैंड। ठीक है। ये क्या है? ओल्डेस्ट कस्टम यूनियन है जो कि उस फॉर्मेशन डेट्स बैक टू 1910। फिर आते हैं कैरिकॉम कंट्री, कैरेबियन कम्युनिटी। कैरिकॉम जो है एक ट्रीटी है अमंग द कैरेबियन कंट्रीज़। कैरेबियन कंट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं? जो कि आपने देखा होगा यूएस के जो भी मेक्सिको के जो नीचे वाला पार्ट है, जो बहुत पतला सा पार्ट है, वहाँ पे वो जो कंट्रीज़ आती हैं दैट इज़ कॉल्ड कैरेबियन कंट्रीज़। ठीक है। तो ये किसके लिए? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कॉपरेशन अमंग इट्स मेंबर के लिए बनाई गई है। मेंबर्स कौन कौन सी हैं? एंटीगुआ, ये बारागुआ, बहामास और ये सब, दीज आर द कंट्रीज़। रिसेंटली इंडिया जो है 1 मिलियन ऑफर किया है अभी, USD 1 मिलियन टू ईच कैरेबियन कम्युनिटी। ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। फिर आते हैं नाटो। नाटो आपको पता है US लेड ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक अलायंस है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है बिटवीन द 29 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज। ये अलायंस जो है इस्टेब्लिश बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी 1949। ये किस पे बेस्ड है? कलेक्टिव डिफेंस पे बेस्ड है। कलेक्टिव डिफेंस मैंने आपको पढ़ाया था कि जब मैंने आपको कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट उसमें पढ़ाया था, तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि ये जब रशियन लेड वो था कि आप अगर एक कंट्री पे कोई हमला करेंगे तो उस ग्रुप पे सारी कंट्री को कंसीडर किया जाएगा कि आपने सबके ऊपर हमला किया है, तो जिसके कारण वो कलेक्टिव डिफेंस पे बेस्ड है। इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1969 में बनाई गई थी, जिसमें 57 स्टेट हैं, जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है। इसमें जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इसके? अरबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स क्या हैं? सऊदी अरेबिया, जिद्दा में। ठीक है। फिर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ये क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन स्टेब्लिश बाय ट्रीटी ऑफ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ये कब आई थी? 1 जनवरी 2015 में। इसमें 5 कंट्रीज आती हैं, रशिया, बेलारूस एंड अर्मेनिया, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। ये क्या प्रोवाइड करती है? फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज का, कैपिटल का, लेबर का, अंडर दिस ट्रीटी। ठीक है। ये सब इसकी फाउंडिंग मेंबर है। और यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन जो है इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। फिर आते हैं यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, EBRD। इट इज़ अ मल्टी डेवलपमेंट बैंक जो है 1991 में सेटअप किया था आफ्टर द बर्लिन वॉर, फॉल ऑफ बर्लिन वॉर। ठीक है। यूरोप में जो भी एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव है उनको प्रमोट करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है। 38 एमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो हैं इसके मेंबर हैं, बहुत सारी मेंबर हैं, 3 कॉन्टिनेंट से इसके मेंबर्स हैं। ऑल मेंबर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, विद द बिगेस्ट शेयर होल्डर किसका है? यूनाइटेड स्टेट का है। यूनाइटेड स्टेट का क्या है? बिगेस्ट शेयर होल्डर है। ये जो है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से डिफरेंट है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है सिर्फ EU मेंबर के लिए अवेलेबल है, बट यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये सारे मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। ये जनरली इंडिया जो है इसका 69 शेयर होल्डर है EBRD का, बट रिसिपिएंट नहीं है कि इसकी फाइनेंसिंग जो है ये रिसीव कर सके। फिर आते हैं पैसिफिक आइलैंड फोरम। ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोऑपरेशन जो है जो पैसिफिक ओशन की कंट्रीज हैं, टेरिटरीज जो पैसिफिक ओशन के अराउंड, उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ाएगा। इट फाउंडेड
फाउंडेड इन 1971 एज अ साउथ पैसिफिक फोरम। इन 1999 इसका नेम चेंज कर दिया गया। 18 कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस कंट्रीज, सो यू जस्ट लर्न इट। पैसिफिक इंडिया आइलैंड फोरम का इंडिया जो है मेंबर नहीं है। फिर आते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये क्या है? रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है 6 कंट्रीज़ का। 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी आती हैं? आपको याद होगा, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ठीक है, कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1981 में इस्टेब्लिश किया था। इसका समिट हर साल होता है। ड्यू टू देयर जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, सिमिलर पॉलिटिकल सिस्टम, कॉमन सोशियो कल्चरल स्टांसेस। इमीडिएट गोल क्या है कि कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द इराक वॉर। ईरान इराक वॉर से कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना। सारी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ये मोनार्कीज़ हैं। ठीक है, तो ऑल द मेंबर कंट्रीज़ अंडर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल आर मोनार्कीज़, इंक्लूडिंग 3 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़ लाइक कतर, कुवैत एंड बहरीन, और 2 एब्सोल्यूट मोनार्कीज होती हैं, सऊदी अरेबिया एंड ओमान, और 1 फेडरल मोनार्की जिसको यूएई बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 7 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। सो दिस इज द एंड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड institution. So I have cleared the topic. If you have problem, please comment me on the comment section. Thank you so much.